राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर भीड़ द्वारा हमले किए जाने की शनिवार को निंदा की और कहा कि जो लोग कानून का सम्मान नहीं करते हैं और अपने गलत कृत्यों के लिए जेल जाने से डरते हैं, वे ही जांच एजेंसियों पर ऐसे हमले करते हैं। खड़गे ने जारी किया भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो। राहुल गांधी ने कहा, न्याय का हक मिलने तक यात्रा जारी रहेगी। राजस्थान में कड़ाके की ठंड व कोहरे का दौर जारी और बीते 24 घंटे में कई जगह शीतलहर का प्रकोप देखा गया। जयपुर स्थित मौसम केंद्र के अनुसार शुक्रवार रात को सीकर में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री और सीहोरी में 4.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में कथित राशन घोटाले के सिलसिले में बनगांव नगर निकाय के पूर्व अध्यक्ष शंकर आध्या को शनिवार तड़के गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने मौजूदा ठंड के मौसम के कारण शीतकालीन अवकाश की घोषणा की है। कक्षा 8 तक के सभी प्राथमिक विद्यालय 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है क्योंकि सरकार ने उन्हें संसद में मुद्दे उठाने का मौका नहीं दिया। तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में सीटें बंटवारे को लेकर कांग्रेस के लिए उनका दिल खुला है, लेकिन अगर बातचीत विफल रही तो वह अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वह और उनकी पार्टी के नेता 22 जनवरी को नासिक के कालाराम मंदिर के दर्शन करेंगे और गोदावरी नदी के किनारे महाआरती करेंगे। सौर वेधशाला आदित्य L1 अपने गंतव्य तक पहुंच गई है। 110 दिनों की यात्रा 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने और बाद में एक सटीक कक्षा में प्रवेश के बाद आदित्य L1 मिशन को अंतरिक्ष की विशालता में एक इष्टतम स्थान पर सफलतापूर्वक पार किया गया है, जहां से उसे सूर्य का आबादित दृश्य दिखाई देगा। दिल्ली की अदालत ने शनिवार को आबकारी नीति मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आगामी राज्यसभा चुनाव में नामांकन फॉर्म दाखिल करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आने की अनुमति दी है। इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र DID न्यूज पर राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक से श्रेष्ठ संस्था के 500वें केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने एक से श्रेष्ठ का अर्थ समझाते हुए कहा कि श्रेष्ठता का एक माध्यम है प्रेरणा। हम अपने एक से श्रेष्ठ सेंटरों पर बच्चों को इसी मूल मंत्र के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प की सिद्धि के लिए 360 डिग्री ट्रेनिंग देते हैं। एक से श्रेष्ठ ये नाम सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि एक श्रेष्ठता का एक मीडियम है मोटिवेशन और श्रेष्ठता एक फील है ट्रांसफॉर्मेशन का, श्रेष्ठता एक स्टेज है परफेक्शन का। और हम अपने एक से श्रेष्ठ केंद्रों पर हमारे होनहारों को, भविष्य के कर्णधारों को, नए भारत के खेवनहारों को इसी मूल मंत्र के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत संकल्प की सिद्धि के लिए 360 डिग्री की ट्रेनिंग देते हैं। इनको शिक्षा भी मिलती है, सॉफ्ट स्किल्स भी मिलता है, प्रोटीन शेक भी मिलता है जहां पर उनको दूध में प्रोटीन पाउडर मिलाकर दिया जाता है, रोज मुफ्त में मिलता है। शिक्षा भी, स्किल्स भी, प्रोटीन मिल्क पाउडर भी उनको दिया जाता है और इससे उनको लाभ मिलता है, कुपोषण से मुक्ति भी मिलती है और शिक्षा की नए नए अवसर भी मिलते हैं। एक से श्रेष्ठ केंद्रों के माध्यम से हम सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं और समग्र विकास प्रदान करने के लिए ये अनूठी पहल है। और एक से श्रेष्ठ का उद्देश्य गांव और पंचायत स्तर पर उस इलाके के आसपास के स्कूलों के, सरकारी स्कूलों में या गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को स्कूल के बाद जो ट्यूशन नहीं ले सकते या जिसको शिक्षा में और मदद चाहिए और सामाजिक आर्थिक किसी भी पृष्ठभूमि से हो, हम उनको मदद करते हैं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि माननीय उपराष्ट्रपति जी
9,000 से ज्यादा बच्चे इसमें पढ़ते हैं। लगभग 32,000 से ज्यादा लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है और आज आपके ही कर कमलों से 500वें केंद्र का भव्य लोकार्पण आज एक से श्रेष्ठ केंद्र का होने जा रहा है। हमने शिक्षा के साथ साथ आधुनिक उपकरणों को जोड़ने का काम भी किया। हम इसमें टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते हैं और आज आपके कर कमलों से ही जहां एक और 9,000 बच्चों को स्कूल बैग मिलेंगे और जो अध्यापक हैं हमारे उन सबको जहां एक और लैपटॉप और टैबलेट्स ये देने का काम भी आज किया जाएगा। तो जहां एक और टीचर्स के लिए टैबलेट्स ऐसी सुविधा होगी वहीं पर बच्चों को पेंसिल बॉक्स, बैग, किताबों से लेकर अन्य सामग्री दी जाएगी। आप बाईं ओर देखेंगे गेट था बाहर, तो वो भी हिमाचल का गेट था। ये आपके दाहिनी ओर बना तो पेंसिल इसके ऊपर बनी हुई है। आपका ये जो स्केल इसके ऊपर बना हुआ है, वहां ज्योमेट्री बॉक्स की तरह बना हुआ है। तो पूरी थीम ही बच्चों के आसपास जो उनके मतलब का है। तो एक एक चीज पर ध्यान दिया गया कि कैसे इसको किया जाए। इसी तरह से ही हम बच्चों के पढ़ाने लिखाने पर भी बहुत बारीकी से उसके ऊपर ध्यान देते हैं। माननीय उपराष्ट्रपति जी, मेरे पिता स्वयं एक प्रोफेसर थे। 10वीं कक्षा तक यहीं हमीरपुर के स्कूल में 8 किलोमीटर पैदल जाकर पढ़ते थे और 10वीं के बाद LIC की नौकरी करने गए और तो शाम के कॉलेज में इवनिंग क्लासेस प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी लेते थे। BA किया, MA किया, लॉ किया और फिर प्रोफेसर लगे। वो सांसद भी बने, मुख्यमंत्री भी बने, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, लेकिन उनके अंदर का प्रोफेसर और एक अध्यापक वो सदा जीवित रहा। तो जब मैंने बाकी कार्यक्रम शुरू किए तो उन्होंने कहा कि बेटा सबसे बड़ा आधार शिक्षा होता है और मेरे अंदर का वो अध्यापक बार बार कहता है कि मैं और बच्चों को पढ़ाऊं। तो मेरे मन में आया कि मेरे पिता और पढ़ाना चाहते तो हम क्यों ना एक ऐसा कार्यक्रम शुरू करें जहां गरीब और सामान्य परिवार के बच्चे भी पढ़ सकें। और उस कार्यक्रम की शुरुआत मात्र 2 साल पहले हुई। आज लगभग 10,000 बच्चों के जीवन को कायाकल्प करने का काम इससे हो रहा है। अगर मैं उपराष्ट्रपति जो 10 साल तक रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो मूलतः अध्यापक थे। उनके अंदर का वो टीचर, वो अध्यापक वो जाता नहीं था। वो राष्ट्रपति बने तब भी उनके अंदर का अध्यापक, या राष्ट्रपति APJ कलाम साहब की मैं बात करूं, उनके अंदर भी वो एक टीचर की भावना थी। वो देश के सबसे बड़े पद तक पहुंचने पर भी उनके अंदर का टीचर नहीं जाता था। तो टीचर कोई प्रोफेशन नहीं, टीचर एक जीवन धर्म है और इस जीवन धर्म को निभाने वाले मेरे ऐसे 500 टीचर्स में से 95% से ज्यादा महिलाएं हैं। यानी कि मेरी बहनें आज टीचर के रूप में काम कर रही 95%। और इन 9,000 बच्चों में भी 48% से ज्यादा बेटियां हैं और 51 कुछ % बेटे हैं। सर, ये जितने कार्यक्रम चलते हैं, चाहे अस्पताल हो, सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा, इसमें 85% जिनको नौकरी मिली है, डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन या बाकी, ये महिलाएं हैं। और हमारा जो एक से श्रेष्ठ कार्यक्रम है इसमें 90% टीचर महिलाएं हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय में गुरुकुलम एवं आचार्य कुलम के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के हरिद्वार में पट्टिका का भी अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वामी दर्शनानंद के आदर्शों और विचारों से बना यह विद्यालय शिक्षा के तीर्थ के रूप में कार्य कर रहा है। रक्षा मंत्री ने स्वामी दर्शनानंद की जयंती के अवसर पर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि गुरुकुल परंपरा ने भारत को पूरे विश्व में स्थान दिलाने का काम किया। सचमुच आज इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित होकर मैं अपने को यहाँ पर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, वहीं पर अपने को मैं कृतार्थ भी महसूस कर रहा हूँ। स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय की इस पुण्य भूमि पर आज सभी आचार्यों, गुरुओं व उनके शिष्यों और आप सभी बहनों भाइयों के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। सर्वप्रथम मैं इस ऐतिहासिक गुरुकुल से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को गुरुकुल के गौरवशाली 118 वर्ष का इतिहास पूरा करने पर मैं तहे दिल हार्दिक बधाई देता हूँ। बहनों भाइयों, स्वामी दर्शनानंद जी के विचारों और उनके आदर्शों पर स्थापित यह महाविद्यालय जिस प्रकार शिक्षा के तीर्थ के रूप में काम कर रहा है, वह अपने आप में प्रशंसनीय है। मैं इस गुरुकुल के संस्थापक स्वामी दर्शनानंद जी को उनकी जयंती के पावन अवसर पर मैं नमन करता हूँ। उनकी जयंती के शुभ अवसर पर पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट ने इस नवीन गुरुकुल के निर्माण की आधारशिला रखने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प की पूर्ति के लिए भी मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भारत में इसी गुरुकुल परंपरा ने भारत को शिक्षा के केंद्र के रूप में सारे विश्व में स्थापित किया। आप ध्यान दीजिए कि आज से लगभग 1000-1500 साल पहले तक इस देश में कितने बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे
यहाँ गुरुकुल परंपरा प्रचलित थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय से लेकर विक्रमशिला विश्वविद्यालय होते हुए नालंदा विश्वविद्यालय तक इस देश में अनेक ऐसे शैक्षणिक संस्थान थे जिन्होंने शिक्षा की ऐसी अलख जगाई थी जिससे समूचा विश्व ही दीप्तमान हो उठा था। जहाँ दर्शन, गणित, विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, कला आदि विद्याओं का ज्ञान भी दिया जाता था। साथियों, उसके बाद की स्थिति आप सभी जानते हैं। किस प्रकार से इस देश में शैक्षणिक गुलामी की एक लंबी श्रृंखला प्रारंभ हुई। आप लोगों ने मैकाले का नाम सुना होगा। मैकाले एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसको ब्रिटेन से भारत इसलिए भेजा गया था ताकि वह भारतीयों को मानसिक रूप से वह गुलाम बनाया जा सके। आप कल्पना करके देखिए कि जिस भारत ने दुनिया को वेद जैसे उत्कृष्ट साहित्य दिए, मानव जीवन के गहन दर्शन पर आधारित श्रीमद् भागवत गीता और उपनिषद दिए, जिस भारतीय संस्कृति ने दुनिया को चिकित्सा विज्ञान से संबंधित चरक संहिता और सुश्रुत संहिता दिया, और जिस संस्कृति ने दुनिया को भास्कराचार्य और आर्यभट्ट जैसे संगीतज्ञ दिए, उस संस्कृति तथा वहाँ के साहित्य के बारे में मैकाले ने एक बार टिप्पणी की थी कि यूरोप की लाइब्रेरी की एक अलमारी भारत के पूरे साहित्य संग्रह से भी श्रेष्ठ है। यह बात मैकाले ने कही। उसके बाद एक रणनीतिक तरीके से मैकाले ने हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था का गला घोटकर एक ऐसी शिक्षा प्रणाली उसने विकसित की थी कि उसने हमारी गुरुकुल व्यवस्था को लगभग समाप्त के कगार तक पहुंचा दिया। उस दौर में भी ऐसी शैक्षणिक प्रणाली विकसित हुई जिसमें हमारे युवाओं को ऐसी शिक्षा प्रदान की गई जो इस देश की सांस्कृतिक भावना के अनुकूल नहीं थी। न जाने हमारी कितनी पीढ़ियों ने भारतीय संस्कृति के को इन्फीरियर मानते हुए शिक्षा ग्रहण की। इस इन्फीरियरिटी का कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स था, एक ऐसा भाव था कि हम सिर्फ राजनीतिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी गुलामी के शिकार होते गए। विदेशी आक्रमणकारियों ने जिस शिक्षा व्यवस्था को लागू कराया उसमें भारत को हिकारत भरी नजरों से देखा गया। देवियों व सज्जनों, जब इस देश में ऐसा माहौल तैयार हुआ था उस समय उस अंधकार के खिलाफ ज्योति जलाते हुए स्वामी दर्शनानंद जी ने इस गुरुकुल की स्थापना करके जो प्रकाश फैलाया, उससे आज तक मैं मानता हूं कि हमारी युवा पीढ़ी यह लगातार प्रकाशित हो रही है। और वर्तमान में भी यह जो समय चल रहा है तथा विदेशी संस्कृति के अंधानुकरण से समाज में जिस प्रकार के नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, उसे देखते हुए आवश्यक है कि यह सारे गुरुकुल आगे आएं और समाज में नैतिक मूल्यों का वह समावेश करें। हमें आधुनिक शिक्षा की जरूरत, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। देश में जो व्यवस्था चल रही है वह मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा प्रदान भी कर रही है, पर मॉडर्न नॉलेज के साथ साथ हमारी नैतिक विरासत भी सुरक्षित रहे, इसलिए नए भारत में नए गुरुकुलों का होना भी यह बहुत आवश्यक है, ऐसा मैं मानता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश के गुरुकुल ऐसी भूमिका निभाएंगे जो देश के बाकी शैक्षणिक संस्थानों के लिए वह अनुकरणीय बनेंगे। मैं पुनः स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय को उसके 118 वर्ष पूरे होने पर अपनी हार्दिक बधाई देता हूं, और मैं पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, विशेषकर स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी को हार्दिक बधाई देता हूं। दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो लॉन्च कर दिया है। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही यह यात्रा 14 जनवरी से शुरू होगी। कांग्रेस ने इस यात्रा का नारा न्याय का हक मिलने तक रखा है। यह यात्रा मणिपुर से महाराष्ट्र तक निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि 110 जिलों से होते हुए यह यात्रा 100 लोकसभा सीटें और 337 विधानसभा सीटें कवर करेगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा देशवासियों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय यात्रा की ओर हमारा एक मजबूत कदम है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 तारीख को शुरू करने वाले हैं और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर, इम्फाल से शुरू होगी और नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये देश के 15 राज्यों से जुड़ जाएगी। ऐसा गुजरते मुंबई तक हम पहुंच जाएंगे। 110 जिलों से होते हुए ये यात्रा 100 लोकसभा सीटें और 337 विधानसभा सीटें कवर करेगी। करीब 6700 किलोमीटर दूरी तय करके ये यात्रा मुंबई में समाप्त होगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों विषय और देश के बुनियादी मुद्दों पर हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। पहले जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा थी तो सारे लोग उसमें आए थे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हुआ और अब इम्फाल से लेकर बम्बई तक होने जा रहा है। और राष्ट्रीय चर्चा, संवाद, ये सारे चीजें राहुल जी के यात्रा में होंगे जैसा पहले भारत जोड़ो यात्रा में हुए थे। ये एक बहुत बड़ा कदम राहुल जी ने उठाया है। पूरी पार्टी उनके साथ इस लड़ाई में खड़ी है। दूसरी चीज, ये हम क्यों जा रहे हैं लोगों को बताने के लिए कि कोई रास्ता नहीं। हमने पार्लियामेंट में अपनी बात रखने की कोशिश की, पार्लियामेंट में इन मुद्दों को उठाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर सरकार ने हमको मौका नहीं दिया। इसीलिए अब हम लोगों को ये बताने भी जा रहे हैं। और जो एनजीओस है, जर्नलिस्ट है, किसान है, छोटे मोटे व्यापारी है, दलित है और पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं और इंटेलेक्चुअल्स है और जो ट्राइबल सेक्शन, ये सब लोग जुड़ जाते हैं रास्ते में और मिलते हैं। एक एक पॉइंट पे हमारी जो स्पीच होगी, जो बात होगी, वहाँ भी हम बताएंगे और लोगों की तकलीफ भी सुनेंगे, क्योंकि सिर्फ ये हमारी बात कहने के लिए नहीं, दूसरों की बात सुनने के लिए भी ये प्लेटफॉर्म यूज किया जाएगा। जो चीजें हमने आज आपके सामने रख रहे हैं और यात्रा के माध्यम से, अभी मैं कहा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जनता के मूल सवालों जैसे महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, मजदूरों की बुरी हालत, अमीर गरीब की बढ़ती खाई और जातिगत जनगणना आदि पर जन जागरण करने का भी ये मौका है और हम सबसे ये बात करेंगे। और दूसरी, यात्रा के दौरान राहुल जी समाज के विभिन्न वर्गों से, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को, संगठनों से वो बात करेंगे, उनकी बात समझेंगे और कांग्रेस केडर इसे सफल बनाने के लिए पूरा जोर लगाएगा। हमने इंडिया गठबंधन के नेताओं और साथियों और विभिन्न राज्यों में कांग्रेस पार्टी से संबंधित मित्र दलों, सिविल सोसाइटी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। मोस्टली वो भी ज्वाइन हो जाएंगे और जिस जिस जगह वो उनकी भेंट होगी वहाँ पर भी बातचीत करेंगे। और एक बात है कि पहले तो हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक सारे यूटी और स्टेट से हमने बहुत तैयारी के साथ करी थी और उसमें बड़ा यश मिला। वैसा ही हम चाहते हैं कि इस यात्रा में भी हमको वही सफलता मिलेगी। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र, DID न्यूज व राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। सीएम योगी आज गोरखपुर में आयोजित बीजेपी की संकल्प यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 में पीएम मोदी की सरकार बनने के बाद उन्होंने देश की जनता के विकास के लिए प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ काम किया। इसके परिणाम स्वरूप देश की जनता ने पीएम मोदी के आह्वान पर बीजेपी को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि मोहरीपुर, संजाही, जंगल बहादुर अली और आसपास के क्षेत्र में इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ ही यहाँ की 22 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। आपने देखा होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य में सरकार नहीं थी, तब एक गरीब को आवास के लिए, राशन कार्ड के लिए, स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए
सड़क के लिए, बिजली के लिए, रोजगार के लिए, इन सभी कार्यों के लिए भटकना पड़ता था। 2014 में मोदी जी को देश की जनता ने आशीर्वाद दिया, उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने देश की 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार समझ करके उनके विकास के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ, जिस ईमानदारी के साथ कार्य किया, उसी का परिणाम था कि देश की जनता जनार्दन बार बार उनके आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही है। मोदी जी ने देश के तकदीर और तस्वीर दोनों बदली। दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमा सुरक्षित हुई है, भारत के अंदर भी आज वैश्विक स्तर की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, एम्स बन रहे हैं, फर्टिलाइजर जैसे कारखानों का निर्माण हो रहा है। जनता की सुविधा के लिए गांव-गांव को सड़क से, हर घर नल की योजना से, इन सभी योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। तो इसके साथ ही शासन की मंशा के अनुरूप बिना भेदभाव के गरीब को शासन की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। पहले गरीब स्वास्थ्य सुविधा के भाव में दम तोड़ देता था, आज देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को और उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की हर साल स्वास्थ्य बीमा का कवर आयुष्मान भारत के माध्यम से मिल रहा है। पहले गरीब के पास आवास नहीं होता था, वो झोपड़ी के नीचे जैसे तैसे गुजर बसर करता था। आज देश के अंदर 4 करोड़ और प्रदेश में 55 लाख गरीबों को एक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में मिल गया है। पहले गरीब के घर में शौचालय नहीं हुआ करता था, उसको जहां तहां जाना पड़ता था, नारी गरिमा के सामने प्रश्न खड़ा होता था। आज देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों के और प्रदेश में 3 करोड़ गरीबों की फ्री में शौचालय बनाने के काम हुए। पहले गरीब के घर में भोजन बनाने के लिए ईंधन नहीं हुआ करता था, न रसोई गैस के सिलेंडर मिलते थे, न उसको केरोसिन मिल पाता था, न उसको कोयला मिल पाता था, न लकड़ी मिल पाती थी, बरसात में और भी खराब स्थिति होती थी। आज देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को और उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर के कनेक्शन उपलब्ध हो गए और प्रदेश सरकार ने दीपावली और होली में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर देने का भी संकल्प लिया है, जो हमने प्रारंभ कर दिया है। भाइयों बहनों, ये सब काम इसलिए जैसे गरीब के चेहरे पर खुशहाली आए, नौजवानों के लिए रोजगार सृजन हो सके, स्ट्रीट वेंडर के लिए पीएम स्वनिधि योजना, गांव में जहां गरीब निवास कर रहा है वहीं पर उसको मकान का मालिकाना अधिकार देंगे पीएम स्वामित्व योजना में। किसान के लिए पीएम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। ऐसी अनेक योजनाएं चल रही हैं जो आज हर गरीब के जीवन में परिवर्तन का कारक बन रही हैं और इन योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में होने वाले परिवर्तन का परिणाम हम सब एक संकल्प के साथ आगे बढ़ सकेंगे। मोदी जी की गारंटी की वैन आपके पास आकर के इस संकल्प को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। संझाई में मैं भी आ रहा था, सीसी मार्ग बन चुका है, जल निकासी की व्यवस्था हो चुकी है, नहीं तो हम आते थे कच्चे मार्ग से आना पड़ता था। यह है विकास की योजना का लाभ और हर गरीब को हमने इसीलिए नगर निगम के अंदर भी इसको जोड़ा है, जिससे यहाँ गरीब के मकान बन सके, कनेक्टिविटी ठीक हो सके, जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था हो सके, पुल बन सके, बाढ़ से बचाव की व्यवस्था हो सके और पर्यटन की सुविधाओं का विकास होने के साथ साथ रोजगार का सृजन भी हो सके। ये डबल इंजन की सरकार सपने को साकार कर रही है और उसी सपने को साकार होने के साथ साथ आने वाले संकल्पों को भी हम मूर्त रूप में साकार होते हुए देख सकेंगे। इसके लिए डबल इंजन की सरकार आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ आपके बीच आई है। आप सब इसका लाभ ले पाएंगे, इस विश्वास के साथ आप सबको मैं एक बार फिर से खिचड़ी मेला और आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु राम के अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित राज्य युवा महोत्सव 2024 के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि इस वर्ष युवा महोत्सव की थीम
यूथ एज जॉब क्रिएटर रखी गई है, जो कि राज्य के युवाओं पर सटीक बैठती है। हमारे युवा अब रोजगार पाने के साथ साथ रोजगार देने वाले भी बन रहे हैं। वहीं सीएम ने इस अवसर पर राज्य के विकास खंड कार्यालयों में युवाओं के कौशल विकास के लिए विवेकानंद यूथ कौशल विकास सेल बनाए जाने और युवक मंगल महिला मंगल दल के प्रभावी उपयोग के लिए यथावश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की। मैं सबसे पहले तो आज इस भव्य महोत्सव के लिए और इसके आयोजन के लिए, जो कि मैं देख रहा हूं बहुत ही बृहद स्तर पर, आज इस कार्यक्रम के लिए आप सभी को ढेरों सारी बधाइयां देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही युवा महोत्सव में जो हमारे चयनित कलाकार हैं और उनके दल हैं, उनको भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, क्योंकि आपसे प्रेरित होकर प्रदेश के अधिक से अधिक युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे और अच्छे काम करके वो हम सबको गौरव प्रदान करेंगे, विभिन्न क्षेत्रों में जाके नेतृत्व प्रदान करेंगे। मुझे बताया गया है कि इस कार्यक्रम में सफल होने वाले जो कलाकार हैं वो महाराष्ट्र में इसी माह शुरू होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हमारे राज्य का देवभूमि उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे ये सभी प्रतिभाशाली कलाकार महाराष्ट्र में भी हमारे उत्तराखंड की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसका उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और हमारे प्रदेश का नाम, देवभूमि का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने का कार्य करेंगे। इस वर्ष का जो युवा महोत्सव है उसकी थीम है यूथ एज जॉब क्रिएटर रखी गई है और यह थीम हमारे राज्य के जो युवा हैं उन पर बहुत सटीक बैठती है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के युवा अब रोजगार पाने के साथ साथ रोजगार देने वाले भी बन रहे हैं। आपने देखा होगा विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारे युवा नौजवान आज अनेकों माध्यमों से जो स्वरोजगार को अपना रहे हैं, जहां स्वरोजगार को अपनाकर अपने रोजगार को स्वयं का रोजगार कर रहे हैं, वहीं अन्य लोगों को भी रोजगार देने का काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि युवाओं को अपने उद्यमों को विकसित करने के लिए जो 3 मुख्य अवयवों की आवश्यकता होती है, उसमें पूंजी, साहस और लोगों से जुड़ाव, यानी कि उनके साथ कितनी आत्मीयता है, कितना आपका तालमेल है, कितनी आपके साथ उनकी स्वीकारता और आपस में मेल मिलाप है। तो आपके पास पूंजी, साहस और लोगों से जुड़ाव होगा तो आप नौकरी पाने के साथ साथ ये जो हम नौकरी देने वालों की बात कर रहे हैं वो नौकरी देने वाले भी आप बन सकेंगे, यानी कि रोजगार के साथ साथ लोगों को भी रोजगार देने का काम करेंगे। मुझे अत्यंत खुशी हुई कि इस राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में जो भाग लेने के लिए हमारे ब्लॉक स्तर से युवा प्रतिभाओं को अवसर मिले हैं और विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो प्रतिभाएं आई हैं उनको एक अपना एक मंच उनको मिला है और उनको विशेष रूप से अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने का अवसर मिला है। यह एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है जिससे ग्रास रूट लेवल पर हमारे प्रदेश की जो प्रतिभाएं हैं और जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए हमारे नौजवान हैं, युवा हैं, सामान्य परिवारों में जो पैदा हुए हैं, उनको भी अपनी प्रतिभा का, अपनी योग्यता और क्षमता का प्रदर्शन करने का अवसर मिला है। आप लोग ही आने वाले समय में पूरे देश की ताकत हैं। आज दुनिया भारत को आशा और विश्वास की दृष्टि से देखती है, क्योंकि उसके पीछे अगर सबसे बड़ा कोई कारण है तो वो युवा शक्ति है और हमारा देश एक युवा देश है, क्योंकि आज भारत का जन भी युवा है और भारत का मन भी युवा है और पूरे देश दुनिया के अंदर हमारे नौजवान आज हर क्षेत्र में आज आगे बढ़ रहे हैं। कभी जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान का जो नारा दिया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उसमें जय अनुसंधान जोड़ा है। और नौजवानों से मैं कहूंगा कि नवाचार को अपनाते हुए, परिश्रम करते हुए और किसी प्रकार के अपने संकल्प में विकल्प न लाते हुए संकल्प लेकर हम लगातार अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, तो आप निश्चित मानिए भगवान की कृपा भी हम पर होगी और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। जो कार्य हमने हाथ में लिया है हम उस कार्य में सफल होंगे, हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा, हम उद्देश्य की अपनी पूर्ति करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज के इस अवसर पर 2 घोषणाएं भी यहाँ पर मैं आप सबके समक्ष कर रहा हूँ कि विकासखंड कार्यालयों में युवाओं के कौशल विकास हेतु विवेकानंद यूथ कौशल विकास सेल बनाया जाएगा। युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के प्रभावी उपयोग हेतु
तथा आवश्यक संसाधन इसमें उपलब्ध कराए जाएंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।